हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब ऐप के बारे में, नेटिव एप्लीकेशंस के बारे में और हाइब्रिड ऐप्स के बारे में। ये तीनों ही एक तरह से एप्लीकेशन बनाने के तरीके हैं जिनके अपने अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब तो फर्स्ट सबसे पहले हमें समझना है, तो हम शुरुआत के हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं वेब ऐप से। ठीक है, वेब ऐप्स जो बहुत पॉपुलर है और इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना ही है कि वेब ऐप कुछ नहीं है, एक वेबसाइट होती है जिसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसे आपको एक डोमेन पर डालना है जिसका एक URL होता है, जिसके थ्रू हम उसे किसी भी डिवाइस ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, इस वेबसाइट को अवेलेबल करने के लिए, पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए या इसको कहीं भी एक्सेस करने के लिए आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी बस। और हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज मिलते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिव वेब ऐप बना सकते हैं जो किसी भी तरह के डिवाइस प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। अब अगर हम देखें कि वेब एप्स कैसे वर्क करती है, तो जो कोड आप HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं या किसी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाते हैं, उसे आपको अपलोड बनाने के बाद अपलोड करना होता है अपने डोमेन पे, मतलब अपने होस्टिंग सर्वर पे जहां पर आपने स्पेस ले रखी है। और जब ये अपलोड हो जाता है तो कोई भी यूज़र जिसके पास डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या एक्सवाइजेड कोई और डिवाइस जो इंटरनेट सपोर्ट करती है जहां पर वेबसाइट या ब्राउज़र ऑप्शन अवेलेबल है, वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर URL को ओपन करके आपकी उस वेबसाइट को देख सकता है। इट इज़ अ सिंपल, जो अभी तक हम वेबसाइट ओपन करते हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे वो फेसबुक हो, जो हम डेस्कटॉप वगैरह पे नॉर्मली ब्राउजर में जाके एड्रेस बार पे टाइप करके उसका URL टाइप करके इसे ओपन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डॉट कॉम है या जो भी वेबसाइट URL है, ये सारी की सारी अपने आप में एक वेब ऐप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर हम देखें कि एडवांटेज क्या है वेब ऐप्स के, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कोड HTML CSS में लिखना है। और अगर आप उसमें फेमिलियर हैं, जो कि मोस्टली डेवलपर्स हैं जो वेब आजकल क्योंकि वेब का ज़माना है, तो HTML CSS इज़ अ कॉमन थिंग कि अगर आप किसी भी तरह का सिलेबस पढ़ रहे हैं या किसी तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो आपको HTML CSS इज़ अ कॉमन थिंग कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा, क्योंकि इसके जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत सारे हैं। हमें टीम वेब डेवलपर ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको अगर आप बनाते हैं तो ये किसी भी डिवाइस को सपोर्ट करता है। मतलब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वर्जन ऑफ OS, किसी भी डिवाइस पर, मोबाइल हो, टैब हो, हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्जन या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस क्योंकि HTML CSS में जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपको कोई नया फीचर डालना है तो आप उसे अपने लोकल सर्वर पर टेस्ट करने के बाद डोमेन पर डाल सकते हैं, तो वो फीचर ऑटोमेटिकली सारी डिवाइसेस पे, सारे यूजर्स को अवेलेबल हो जाता है। एक एडवांटेज जो एज ए डेवलपर मुझे बहुत पसंद है कि हमें जो वेब ऐप्स है या वेबसाइट है, उसके मल्टीपल वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब कि अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो मेरे डोमेन पर या मेरी वेबसाइट पर टोटली वो चेंज हो जाएगा, तो जो भी यूज़र उसे एक्सेस कर रहा है वो सारे यूज़र्स को एक ही तरह की चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ यूज़र पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूज़र नए यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला इसमें टेंशन नहीं होता है। तो जो अगर मैंने चेंजेस किए हैं वो सब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपडेट करने का कोई ऑप्शन यूज़र की तरफ होता नहीं है। मतलब जैसा कि मोबाइल वगैरह पे होता है कि अगर आप कोई नया फीचर आ रहा है, जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि कुछ नया फीचर लॉन्च किया है, तो आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि प्लीज़ अपडेट योर ऐप और फलाना, या कोई भी ऐप आप देखें नहीं तो इतने दिन के बाद वो बंद हो जाएगी। या कई कई एप्लीकेशन ऐसी हैं, जैसे आप अमेजोन देखेंगे, फ्लिपकार्ट देखेंगे, जिनके अपडेट आ चुके हैं और आपने अगर अपडेट नहीं भी किया है तो अभी भी चल रहे हैं।
आपके इसमें अभी भी वीडियो दिख रहा है, यूट्यूब पे आपको वीडियो अभी भी दिख रहा है, चाहे आपने यूट्यूब को अपडेट किया कि नहीं किया। तो जीमेल है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो कंपनीज हैं जो ये एप्लीकेशन डेवलप कर रही हैं उन्हें मल्टीपल वर्जन्स को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कुछ ऐप ऐसी हैं जो उनकी कोई गारंटी कोई अपडेट उसे करेगा कि नहीं करेगा। जब तक कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, जब तक आप फोर्स नहीं करोगे या जब तक आप उसे बंद नहीं कर दोगे, तब तक यूजर पुराना ऐप अगर यूज कर रहा है तो आपको उसे सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। एक और चीज जो है, एक पॉइंट और आता है इसमें कि जो वेब एप्स है उनका एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि इन्हें किसी तरह के प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर या किसी भी तरह के पब्लिक स्टोर सॉफ्टवेयर स्टोर पर अपलोड करना नहीं पड़ता है, और उसके लिए कोई अप्रूवल या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपकी जो वेब ऐप है या आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल या सर्च इंजन पर दिखती है, तो अगर कोई चाहे तो उसके थ्रू भी आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेब एप्स, मतलब क्या प्रॉब्लम है वेब एप्स की, क्योंकि क्यों वेबसाइट से लोग अब ऐप की तरफ स्विच हो रहे हैं, या हर आदमी हर कंपनी अपनी वेबसाइट भी बना रहा है और ऐप भी डेवलप कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि इस वेब ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। मतलब अगर ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्क करेगी तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि अब ऐप स्टोर, प्ले स्टोर और बाकी स्टोर्स जो सॉफ्टवेयर स्टोर्स हैं उनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है, सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी ये वेबसाइट किसी भी तरह की लिस्ट में दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तीसरी चीज़, हम जो जीयूआई बनाते हैं ये सिर्फ एक कॉमन वेब ऐप जो ब्राउज़र पे रन होता है उस टाइप का जीयूआई है। ये एप्लीकेशन डिपेंडेंस नहीं मिलेगा। मतलब एंड्रॉयड में कुछ फीचर्स आप देखेंगे जो आपको जैसे मेनू हो गए, ड्रॉ नेविगेशन ड्रॉवेबल हो गया, तो ये वेब ऐप पे आपको उतने अच्छी तरह से नहीं मिले। मल्टी टैब हो गया जैसे, तो नहीं मिलेंगे। प्लस अगर कोई यूज़र ब्राउज़र पे इस ऐप को खोल रहा है तो उसको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो एक ऐप यूज़ कर रहा है। मतलब उसको कभी भी नेटिव एक्सपीरियंस नहीं आएगा, उसको लगेगा कि हाँ यार मैं एक वेबसाइट ही ओपन कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़, अगर आपकी वेबसाइट में या आपकी वेब ऐप में आपको अपने फ़ोन के, स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल किसी तरह का कोई सेंसर यूज़ करना है, सपोज आपको ब्लूटूथ के थ्रू कुछ चीज़ करवानी है, या आपको मान लीजिए वाईफाई एक्सेस कराना है, तो यहाँ पर वेब ऐप्स में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है स्मार्टफोन के फीचर्स का। ठीक है। और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज ए डेवलपर और एज ए अगर आप अपनी ऐप से कुछ इनकम कर रहे हैं, तो वेब ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है या अलग से प्लगइन होता है एड ब्लॉक करने का। तो आप, अगर आपने अपने ब्राउज़र पर एड ब्लॉकर ऑन किया हुआ है, तो अगर आपकी वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई ऐड आपने लगाया है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। जबकि मोबाइल एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि अगर आपका नेट चालू है तो एप्लीकेशन के साइड में कहीं भी स्क्रीन पर आपको एड्स दिखते हैं, तो उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा एज ए अर्निंग पर्पज से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी एप्लीकेशन एड ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉकर ब्लॉक कर देगा तो आपके एडवर्टाइजमेंट यूज़र तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसा कि वेब ऐप है, तो अब एक सेकंड ऑप्शन आता है कि हम नेटिव ऐप की तरफ चलें। अब नेटिव ऐप क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेटिव ऐप कुछ नहीं है। नेटिव ऐप ये है कि अगर हम क्यों ना जिस प्लेटफॉर्म, जिस तरह के मोबाइल के लिए या जिस तरह की मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बना रहे हैं, तो हम उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसके इन्वायरमेंट में ही जाके उसको क्या करें, एप्लीकेशन को डेवलप करें। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि अगर हम सीधे उस प्लेटफॉर्म या उस इन्वायरमेंट में जाके ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें उस मोबाइल या उस डिवाइस के सारे डिवाइस फीचर्स कंपैटिबिलिटी मिल जाएंगे। हम उस डिवाइस के सारे सेंसर्स का यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे किसी यूज़र की कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करनी है, कॉन्टैक्ट बुक एक्सेस करनी है, या एसएमएस एक्सेस करना है, ठीक है, या उसकी गैलरी एक्सेस करना है, तो मैं ईजिली उसको ये चीज़ कर पाऊँगा। ठीक है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि नेटिव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होती है, क्योंकि ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। एंड इसके जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक ऐप पे काम कर रहे हैं। इसके जो यूआई है, क्योंकि डिवाइस ओरिएंटेड होते हैं, तो डिवाइस पर वो कंपोनेंट कैसा दिखेगा वैसा ही आपको फील आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक ऐप पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई प्लेटफॉर्म
सपोज़ आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, सपोज़ आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए आप उसके जावा या कोटलिन लैंग्वेज को यूज़ करके एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोग्राम को कंपाइल करके आप उसकी एक ऐप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप iOS यूज़र्स के लिए अगर आप कोई बनाना चाहते हैं ऐप, तो आप स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करिए या ऑब्जेक्ट सी नाम के लैंग्वेज को यूज़ करके उसे एक्स कोड नाम के इन्वायरमेंट में कंपाइल करिए, जिससे आप आईफोन के लिए ऐप बना सकते हैं। और अगर आप मोबाइल या डेस्कटॉप यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि पुराना तरीका जो आपने वेब एप्स के बारे में बात किया था, तो उसके लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और अदर फ्रेमवर्क यूज़ करके आप ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि नेटिव ऐप का प्रॉब्लम क्या है। नेटिव ऐप का एक सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कोड है वो रीयूज़ नहीं होता है। मतलब अगर मैंने कोई कोड iOS के लिए लिखा है या स्विफ्ट पे लिखा है, तो वो एंड्रॉयड पे रन नहीं होगा। और इसी तरह से एंड्रॉयड का जो कोड है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड डिवाइस को मैंने टारगेट किया है, वो कोड अब iOS यूजर्स के लिए नहीं रन करेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे हर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि एक्चुअली ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है, तो जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने एंड्रॉयड का एग्जांपल लेते हैं। तो एंड्रॉयड में जैसे मैंने दिखाया कि आपने कोडिंग लिखी है जावा और कोटलिन में, आपने उसे एंड्रॉयड एसडीके में कंपाइल किया है, उससे आपकी एपीके फाइल जनरेट हो गई है, फिर आपने उसे पब्लिश किया प्ले स्टोर पे और फिर यूज़र उसे इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल पर। ठीक है, जैसा कि अपन ने वेब एप्स में देखा था कि हमें जो भी चेंजेस हैं वो अपने डोमेन पे डालना पड़ता है, तो यूआरएल के थ्रू कोई भी यूज़र उसे एक्सेस कर सकता है। सेम iOS में अगर हम देखें, तो अगर आपने कोडिंग की है स्विफ्ट ऑब्जेक्ट्स या स्विफ्ट ऑब्जेक्ट्स की लैंग्वेज में, तो एक्स कोड में जब आप उसे कंपाइल करेंगे तो एक आईपीए फाइल जनरेट होगी, ठीक है, जिसे आपको पब्लिश करना होगा ऐप स्टोर पर। तो यूज़र जो आईफोन यूज़ कर रहा है या किस तरह का मैक ओएस यूज़ कर रहा है, उसको वो प्ले ऐप स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन आपकी वहाँ तक अचीव वो पहुँच जाएगी और वो रन करके देख सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नेटिव ऐप्स का क्या है, विच इज़ कॉल्ड बजट। मतलब एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, तो क्योंकि अब आप एक क्लाइंट है आपके पास जो चाहता है कि मैं वेब पर भी अवेलेबल रह जाऊँ, मैं एंड्रॉयड ऐप्स में भी स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाऊँ, मैं आईफोन के स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाऊँ, तो आपको यहाँ पर बजट का इशू आएगा, क्योंकि आप क्लाइंट को जो बजट देंगे वो तीनों चारों तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए बजट देंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर आप, क्योंकि प्लेटफॉर्म नेटिव ऐप्स जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है कि मुझे एंड्रॉयड के लिए भी डेवलप करना है, मुझे iOS के लिए भी डेवलप करना है और मुझे वेब के लिए भी एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग टीम मेंबर्स की, क्योंकि ऐसा होना बहुत कम पॉसिबल है कि जो बंदा एंड्रॉयड पे काम कर रहा है उसे iOS भी आता हो, या उतना वो उसमें इतना टेक्निकली साउंड हो, या उतना टेक्निकली उसको इतना नॉलेज हो। ठीक है, या जो आदमी वेब पे काम कर रहा है, वेब्स पे काम कर रहा है, HTML CSS पे काम कर रहा है, उसको एंड्रॉयड के बारे में कुछ पता हो। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे, क्योंकि डेवलपमेंट करना है, तो मुझे एटलीस्ट हर टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए एक टीम चाहिए होगी या एक डेवलपर चाहिए होगा। अब उसे मुझे पे करना होगा। ठीक है, तो मतलब एक ही कस्टमर के प्रोजेक्ट के लिए मुझे 3 लोगों को पे करना है या ज़्यादा लोगों को पे करना है, डिपेंड के वो किस तरह के प्लेटफॉर्म पे चाहता है। इससे मेरा बजट बढ़ जाएगा, क्लाइंट को जो मैं बजट दूंगा वो ऑब्वियसली से बढ़ जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेटिव ऐप्स के साथ क्या है कि जब हम कोई ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब उसको हमें उसे अपलोड करना पड़ता है पर्टिकुलर प्ले स्टोर पे या जैसा भी है। तो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जब हम उसे पब्लिश करते हैं, तो हर प्लेस, जैसे iOS का जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है, उनके अपने अपने रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जब हम किसी ऐप को अपलोड करते हैं, तो वो उसको फ़िल्टर करते हैं, स्कैन करते हैं, चेक करते हैं, और ये करने में वो टाइम लगाते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड प्ले स्टोर कर लूँ, तो अगर मैं कोई ऐप उसे अपलोड कर रहा हूँ, तो वो कम से कम जब मैं अपलोड करूँगा तो उसके 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के बाद वो लिस्ट में दिखाई देगा। सेम अगर अपन ऐप स्टोर की बात करें, तो उसमें शायद रूल्स ज़्यादा हैं, तो वो ऐप आपको कम से कम 1 वीक के बाद अपलोड होता है। अब प्रॉब्लम ये कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने अपनी ऐप में छोटे-मोटे चेंजेस किए हैं, बहुत छोटा-मोटा माइनर चेंज किया है, इसमें माइनर चेंजेस, माइनर अपडेट किया है, तो भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वही अपलोड करो, परमिशन लो, फ़िल्टर्स लोगे, पब्लिश होगा, तब जाके वो दिखेगा, मतलब टाइम लगेगा।
मेजर अपडेट है तो चलो ठीक है, फिर भी बात करें, बट जो छोटे छोटे माइनर अपडेट हैं जो जनरली हम महीने में एक बार दो बार जनरली हो जाते हैं कि बग फिक्स होती है, कहीं कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपने उसमें चेंज करके उस कोड को अपलोड किया है, तो देर इज़ अ सेम वे, मतलब कुछ भी होगा तो आपको सेम वे करना है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। कोई फीचर ऐसा है जो मुझे तुरंत 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर दिखाना है, उसको अपलोड करते-करते उसके लिए प्लान करने के लिए मुझे बहुत पहले से प्लान करना पड़ेगा। अब सम नेटिव ऐप्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश, स्काइप वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये नेटिव ऐप है। ये पर्टिकुलर अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बनी है, अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके नेटिव ऐप्स बनाई गई हैं। चलिए, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है हाइब्रिड ऐप। ठीक है, तो अब हाइब्रिड ऐप, या अगर हम वेब की बात करें, अब हम थोड़ा-सा यहाँ कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वेब ऐप्स होती हैं वो नेट पे चलती हैं और इजीली डिवाइस डिपेंडेंट नहीं होती हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती हैं, सिर्फ क्योंकि ब्राउज़र पे चलाना है तो आप किसी भी तरह जो डिवाइस ब्राउज़र सपोर्ट करती है या इंटरनेट सपोर्ट करती है वहाँ पर आप उसको यूज़ कर यूआरएल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थे कि उसमें जो लुक एंड फील आता है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है और जो प्ले स्टोर पर अवेलेबिलिटी है वो आपको नहीं मिलती है। तो उसका इंट्रोडक्शन लिया कि भैया नेटिव ऐप आ जाए, नेटिव ऐप में आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिवाइस यूज़ करते हैं। बट जैसा अपन ने नेटिव ऐप के बारे में देखा कि नेटिव ऐप में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे हर प्लेटफॉर्म के लिए इंडिविजुअली रन करना है, तो मेरा बजट बढ़ जाएगा, प्ले स्टोर पर अपलोड करना पड़ेगा, और अगर कोई माइनर चेंजेस किए हैं तो उसको मतलब हर बार मुझे प्ले स्टोर या उस ऐप स्टोर पर अपलोड उसे करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम अब डिस्कस करते हैं हाइब्रिड ऐप के बारे में, तो हाइब्रिड जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। तो हाइब्रिड ऐप जो है वो बेसिकली वेब ऐप्स और नेटिव ऐप्स को मिला के बनाया गया है। मतलब जो फीचर वेब ऐप्स के हैं वहाँ से उठा लिए जाएँ, जो फीचर नेटिव्स के हैं वो वहाँ से उठा लिए जाएँ। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि हाइब्रिड ऐप बनाने के पीछे जो सोचा गया वो ये था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्योंकि इससे वेब ऐप बनती हैं, तो ये हर प्लेटफॉर्म पे रन होती हैं। क्यों रन हो पाती हैं? क्योंकि इनको रन कौन करता है? ब्राउज़र रन करता है। इन्हें प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करता है। तो एक कॉमन HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस हैं या एक कॉन्सेप्ट है जो एक कॉमन फैक्टर का काम कर सकती हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हाइब्रिड ऐप क्या करता है, हम जब हाइब्रिड ऐप बनाते हैं तो एंड्रॉयड हो गया चाहे आईओएस हो गया, जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं वेब व्यू। सेम अगर आप देखें आईओएस में भी एक कॉन्सेप्ट होता है वेब व्यू का, जिसको एम के वेब व्यू भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू के भी आप बोल सकते हैं, डब्ल्यू के वेब व्यू। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जिसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को अपनी ऐप के अंदर ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐप प्लगइन्स का एग्जांपल मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे एक प्लगइन है कोर्डोवा, जिसको फ़ोन ऐप के नाम से भी जाना जाता था। ये कोर्डोवा फ्री है, फ्री कंट्रीब्यूशन पे है, लाइसेंस फ्री है। फ़ोन ऐप जो है वो शायद प्रोफेशनल लाइसेंस पे चलता है। आयोनिक भी है, ठीक है ना? इनके थ्रू आप बना सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हाइब्रिड ऐप रन करता होता है। आपको जो कोड करना है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे करना है या किसी भी वेब एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क पे काम करना है। अब कोई जो प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोर्डोवा या आयोनिक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उस प्लगइन के अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ऐड करके उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने कोड को चेंज कर सकते हैं। तो जो कोर्डोवा एप्लीकेशन है, जब आप अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्डोवा प्लगइन के थ्रू आप बिल्ड कर दीजिए ऐप को पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ब्राउज़र के लिए, एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए। तो जब आप बिल्ड करते हैं बट, तो वो पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से उस ऐप को बिल्ड कर देता है। जैसे कि अगर आप उसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो वो उसकी APK फाइल बना देगा। अगर आप iOS के लिए बना रहे हैं तो उसकी IPA फाइल बना देगा। अगर आप ब्राउज़र पे कर रहे हैं तो वो वेब पेज की शक्ल में उसे कन्वर्ट कर देगा सारे, और उसे आप अपने डोमेन पर पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोडोवा प्लगइन या आयोनिक प्लगइन काम कर रहे हैं तो आपके सिस्टम पे पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के SDK के कंपाइलर इंस्टॉल्ड होने चाहिए। जैसे अगर आप एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए एंड्रॉयड का SDK होना ज़रूरी है। अगर आप एक्सकोड के लिए काम कर रहे हैं तो आपका एक्सकोड होना ज़रूरी है। इस तरह से अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं कोड एक बार यूज़ लिखूंगा और रीयूज़ हो जाएगा वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन पे, और जिसे हम पर्टिकुलर डिवाइस पर रन करके देख सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देखें कंपैरिजन, तो कंपैरिजन ये है कि नेटिव ऐप, वेब ऐप ओनली और हाइब्रिड। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो डिवाइस एक्सेस जो है वो नेटिव ऐप में फुल होता है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि आप सीधे उस प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं। वेब पे आपको लिमिटेड मिलता है, बट अगर हाइब्रिड की बात करें तो फुल है, और ये फुल आपको तब मिलेगा जब आप कुछ एडिशनल प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नेटिव जीत गया है। क्यों जीत गया है? क्योंकि हम सीधे उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हमारी ऐप सीधे उस प्लेटफॉर्म पे रन करती है, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस हमेशा हाई मिलेगी। वेब पर मीडियम और हाई मिलेगी, और हाइब्रिड पे भी मीडियम और हाई मिलेगी, क्योंकि इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के और एप्लीकेशन के बीच में एक कंपोनेंट आ जाता है, ब्राउज़र या वेब व्यू, जो उसे रन कर रहा है। मतलब सीधे हार्डवेयर, हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। अब आप लैंग्वेजेस कौन सी डेवलप करेंगे, अगर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, तो अगर आप नेटिव की बात करें तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आपको लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। वेब की बात करें तो आपको HTML CSS वगैरह यूज़ करनी है, और अगर आप हाइब्रिड ऐप की बात कर रहे हैं तो उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म में रहते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ आप कर सकते हैं, तो नेटिव वेब में नहीं है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड के लिए ऐप बना रहे हैं तो वो सिर्फ नेटिव एंड्रॉइड पे चलेगी, आप उसे iOS पे नहीं चला सकते। बट अगर आप वेब ओनली और हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं तो एक ही कोड जो है वो आपका, एक ही तरह के कंपोनेंट जो है वो आपके दोनों जगह हर तरह की डिवाइस पर सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें यूज़र एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर जो है वो नेटिव ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि उसको बिल्कुल, क्योंकि अगर उसको हमने सीधे उस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है तो जो यूज़र है उसको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं एक ऐप पे काम कर रहा हूँ। बट अगर वेब ओनली और हाइब्रिड की बात करें तो उसको ऐसा फील होगा कि हाँ ये ऐप तो है, हाइब्रिड पे जब हम देखें तो ऐप तो है, बट ये कुछ कुछ वेब सा भी लग रहा है, मतलब इट इज़ नॉट लुक लाइक दैट। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोड रीयूज़। कोड यूज़ का मतलब है कि अगर आप कोई कोड लिखे हुए हैं, तो अगर आपने कोड नेटिव में लिखा है तो उसे आप फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को टारगेट करके बनाया गया है। बट अगर हम बात करें वेब ऐप और हाइब्रिड की, तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कोड आपने लिखा है, क्योंकि वो HTML CSS वगैरह में लिखा हुआ है, तो वो आपका वेब ऐप में किसी भी ऐप पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो कि हाइब्रिड ऐप के एग्जांपल हैं, जैसे ट्विटर है, ऊबर है, जीमेल है और इंस्टाग्राम है। आप इन ऐप को जब यूज़ करेंगे, जैसे जीमेल वगैरह को यूज़ करेंगे, तो आपको फील आएगा कि जो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ब्राउज़र के थ्रू खोलते हैं, वही कि वही सब कुछ वैसा का वैसे आपको जीमेल में मिलेगा। ठीक है? इससे उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी। अब यहाँ आपको देखें, हाइब्रिड ऐप के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। वो ये है कि क्योंकि ये वेब व्यू पर रन होती है, जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर नहीं रन होती, तो यहाँ पर आई नेटिव वेब से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लो होती है। तो अगर आप कोई ऐसा गेम बना रहे हैं या आप कोई हाई एंड गेम बना रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप नेटिव वेब पे जाइए, क्योंकि उससे आपको जो फ़ोन के फीचर्स या पर्टिकुलर डिवाइस के फीचर्स हैं वो पूरी तरह से अवेलेबल होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और क्योंकि आप हाई एंड गेम बना रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस इशू आएगा, तो आपके लिए परफॉर्मेंस वैसे ज़्यादा है। बट अगर आपके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ मेरा कॉस्टिंग बच जाएगी, क्योंकि हाइब्रिड ऐप में हमने देखा कि हमें सिर्फ एक ही बार कोड करना है और वो कन्वर्ट कर देगा पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट में। तो मुझे यहाँ पर लॉट ऑफ टीम की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए टीम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप हाइब्रिड ऐप पे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो मैं कोडोबा या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्लगइन पे बनाऊँ, जिससे उसे कैसे यूज़ करके आप अपनी ऐप को एक हाइब्रिड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? और किसी इस तरह की कोई और नई वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। थैंक यू।